everyone and welcome back to my YouTube channel द पाठशाला बाय सुप्रीत हमीजा। आज आप लोगों के सामने मैं MCQs लेकर आ रही हूँ इंडिया फॉरेन पॉलिसी के। अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को सुन सकते हैं। इससे पहले मैं सभी यूनिट्स के ऐसे बहुत 10 मिनट्स के अंदर 10 इंपॉर्टेंट MCQs की क्लास अरेंज कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप पहले वो क्लासेस भी देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा फ्री अपडेट्स, क्विजेस एंड क्लासेस के लिंक्स के लिए। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मेरे थ्योरी और MCQ कोर्स यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को पेड क्लासेस लेनी पड़ेंगी जिसके लिए आप सुप्रीत लाइव डिस्काउंट कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ये मेरी ID है अनअकैडमी पर, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1973 में अरब और इजराइल के बीच में एक वॉर हुई थी। उसमें से क्या, ये जो चार ऑप्शन है उसमें से एक नाम उस वॉर को नहीं दिया गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक्चुअली एक साइड सीरिया और इजिप्ट थे, है ना, और एक साइड इजराइल था। तो सीरिया और इजिप्ट वाली साइड हम पूरी अरबिक साइड रेफर कर देते हैं और दूसरी साइड इजराइल था। ये 1973 में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेकर वॉर हुई थी। इसके ना डिफरेंट नेम्स है इसमें से, जैसे यम किपुर वॉर इसको कहा जाता है, रमदान वॉर कहा जाता है इसको अक्टूबर वॉर भी कहा जाता है, सेम वॉर को, अरब इजराइल वॉर को ही। लेकिन सिनाई वॉर नहीं कहा जाता। सिनाई वॉर इनमें से जो चारों नेम हो गए, अरब इजराइल, यम किपुर, रामदन और अक्टूबर, उनसे मैच नहीं करता। तो ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, सुएज वॉर, 6 डेज वॉर, यम किपुर वॉर और इजराइल इन्वेजन ऑफ लेबनान। अब यहाँ से तो आप देख ही सकते हो कि यम किपुर अपने पीछे ही करी है 1973, तो 3 और डी तो आपको मैच कर ही लेना चाहिए था। एक लौता ऑप्शन 3 और डी का यही है। 6 डे वॉर होगा 1982, सुएज वॉर होगा 1956 और 6 डे वॉर होगा 1967। सुएज वॉर होगा 1956, 6 डे वॉर होगा 1967, यम किपुर 1973 और इजराइल इन्वेजन ऑफ लेबनान 1982। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी के बारे में क्या करेक्ट नहीं है। आज की डेट में जब दो देश एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं तो वो ट्राई करते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्ड करें रादर देन रिलेशंस बेस्ड ऑन वॉर। और इसमें ही 3 टाइप की डिप्लोमेसी आती है, एक ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, एक ट्रैक 2 डिप्लोमेसी और एक ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। यही सवाल आप लोगों के सामने रखा गया है। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी वो होती है जहाँ पे इनफॉर्मल एक्टर्स काम करते हैं। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी वो होती है जहाँ फॉर्मल सरकारी ऑफिसर्स और गवर्नमेंट चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं। और ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी वो होती है जिसमें दोनों मिक्स्ड एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। चौथा ऑप्शन है, हेनरी किसिंगर ने ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2 डिप्लोमेसी शब्द खोजा था, जबकि ये पॉइंट गलत है। 1981 में जोसेफ मॉन्टविले ने ये वर्ड खोजा था। तो जोसेफ मॉन्टविले ने ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी फाउंड करा था और इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि सवाल अगर आप ध्यान से देखो तो उसने पूछा है टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी के बारे में, नॉट करेक्ट बताओ। तो ट्रैक 2 करेक्ट है, ट्रैक 1 करेक्ट है, 1.5 करेक्ट है, लेकिन जो US सेक्रेटरी स्टेट वाली लाइन है वो गलत है। चौथा सवाल, शटल डिप्लोमेसी किसके साथ जुड़ी हुई है। इससे पहले आप शटल डिप्लोमेसी मार्क करें, आपको पता भी तो होना चाहिए ना शटल डिप्लोमेसी होती क्या है। सो हेनरी किसिंगर ने शटल डिप्लोमेसी शब्द कॉइन करते हुए इसका इस्तेमाल किया था कि ना जब दो देश आपस में लड़ पड़ते हैं तो कोई एक होता है ना जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बनकर दोनों के मुद्दे सुलझाता है, बीच में एडजुडिकेटिंग स्टेट का रोल अदा करता है। तो 1974 में हेनरी किसिंगर ने शटल डिप्लोमेसी इसलिए दिखाने के लिए यूज किया था कि दो कंट्रीज जब एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती हैं एंड उनके टर्म्स एंड कंडीशंस मैच नहीं होते तो एक थर्ड पार्टी आकर उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है। पांचवा सवाल, आपको कुछ डेवलपमेंट्स की लिस्ट को करेक्ट क्रोनोलॉजी में लगाना है। इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी, भारत का पहला पोखरान एक्सप्लोजन, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और सैप प्रोग्राम्स। आप सबको पता है इसमें से जो फर्स्ट एक्सप्लोजन है, सोवियत ट्रीटी है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है और सैप है। इसमें से 3 चीजें तो हमारी इंडियन उसकी हो गई रेफरेंस की और एक जो है इंटरनेशनल इवेंट है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से ही स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि वो 1962 है, बाकी सब 70s और 90s वाला है। लास्ट में सैप होना चाहिए क्योंकि वो IMF के रिफॉर्म्स है जब हमने LPG मॉडल अडॉप्ट किया था।
तो सी से स्टार्ट करेंगे, डी पे अंत करेंगे, मतलब ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। अब हमें सिर्फ इन दो ऑप्शंस में से चूज करना है, पहले क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, फिर इंडो सोवियत 1971 फ्रेंडशिप ट्रीटी, फिर 74 में पहला पोखरान और फिर 91 में सैप प्रोग्राम्स। तो आंसर हो जाएगा सी, ए, बी और डी। सी, ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितने लोगों का ये आंसर सही गया था। छठा सवाल, 9/11 के पश्चात से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आजकल प्लेन हाईजैक और बंदी बनाकर टेररिज्म करने के जो तरीके हैं वो काफी कम हो गए हैं। टेररिस्ट आजकल काफी इजी मेथड्स और क्विक रिजल्ट देने वाले मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे सुसाइड बॉम्ब्स लॉन्च करना, सीरियल बॉम्बिंग्स करना, फायरिंग करना, ये सब। तो पोस्ट 9/11 ये बात सच है कि अब ओल्ड मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड जब बाकी जगह नहीं यूज हो रहे, तो इस सेंटेंसेस को साथ में पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा कि आजकल ये मेथड इसीलिए कम यूज हो रहे हैं बिकॉज आजकल के टेररिस्ट मॉडर्न वेपन्स और केमिकल, बायोलॉजिकल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ टेरर पर शिफ्ट हो चुके हैं। सो ये दोनों ही करेक्ट है, रिलेशनशिप भी बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए मार्क करेंगे। सातवां सवाल है, भारत ने एनपीटी साइन नहीं कर रखा। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में आई एक न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी है और भारत उसका सिग्नेटरी नहीं है, ये बात ट्रू है। भारत कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करता है, बिल्कुल सही है। भारत रीजनल एंड ग्लोबल दोनों लेवल पर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट सपोर्ट करता है, इसीलिए भारत ने अपनी जो पॉलिसी है न्यूक्लियर पॉलिसी उसमें नो फर्स्ट यूज का भी एलिमेंट डाला है, साथ ही साथ उसने क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस सीएमडी भी डाला है कि हम कम से कम हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जितना हो सके वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दिस। सो इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया है क्योंकि भारत ये चाहता है कि अगर नहीं हो तो फिर सबके पास नहीं हो, ये डिस्क्रिमिनेशन कैसा कि 5 लोग तो रखेंगे और बाकी जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को त्याग दें या उनके मेथड्स बंद कर दें, टेक्नोलॉजी एलिमिनेट कर दें। आठवां सवाल, इसमें से कौन से लीडर ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में कोई किरदार अदा नहीं किया था? टीटो, नायरेर, नासेरो सुकर्नो और नकरुम। आप सबको पता है टीटो, नासेर, नेहरू, सुकर्नो, नकरुम ये सब बड़े नाम हैं जब नॉन अलाइनमेंट की बात आती है, लेकिन तंजानिया के जो प्रेसिडेंट रहे हैं जूलियस नायरेर, उनका कोई रोल नहीं, तंजानिया से कंट्री भी इन्वॉल्व नहीं थी नॉन अलाइनमेंट के फाउंडेशन में, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी नायरेर आउट हो जाएंगे इसमें से। आई एम श्योर आप सब लोगों ने ये सही कर लिया होगा क्योंकि काफी इजी है। यूएस के प्रेसिडेंट बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम बताइए, हु इज द ओल्डेस्ट व्हेन ही अटेन्ड द यूएस प्रेसिडेंट पोजीशन? ट्रंप, बाइडेन, रियागन एंड जिमी कार्टर। जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे तो आप सबने नोटिस करा होगा कि न्यूज में बहुत चर्चा थी कि उनकी जो एज और हेल्थ है वो बहुत डिट्रियोरेटिंग साइड पर है, मतलब एज बहुत ज्यादा है, हेल्थ बहुत ज्यादा हैम्पर्ड है। इनफैक्ट वो ऑफिस में आने के कुछ ही महीने बाद एक लीव पर भी गए थे जहां पर उनका एक नेसेसरी ऑपरेशन होना था। सो यस, यूएस के प्रेसिडेंट जो सबसे ओल्डेस्ट बने हैं वो जो बाइडेन है, जो करंट प्रेसिडेंट है अमेरिका के, पूरी हिस्ट्री में सबसे ओल्डेस्ट है। 10वां आता है सवाल, यूरोप के कॉन्सर्ट में एक बैलेंस पावर अरेंजमेंट की बात करी गई थी यूरोप में नेपोलियनिक वॉर के अंत पे। ये ग्रेट पावर कौन थी जिन्होंने कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप बनाने का डिसीजन लिया था? तो यूरोप में 1814 से 1914 तक एक कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप स्थापित किया गया था जो कि बैलेंस करने का अरेंजमेंट था पावर्स के बीच में। आप कैसे बैलेंस क्रिएट कर सकते हो? जब नेपोलियनिक वॉर्स का अंत हुआ था उसके बाद ये एक स्पेशल तरीका शुरू किया गया था जियोपॉलिटिकल तरीके से कंट्रीज को क्लोज लाने के लिए। इसका मेन रीजन ये था कि फर्दर वॉर्स अवॉइड हो सके और स्टेटस को मेंटेन हो जाए, मतलब जो जिस गति पर है वहीं पर ही रह जाए, फर्दर वॉर या फर्दर रिविजनिज्म ना हो। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, प्रूशिया, रशिया, यूके ये सभी मेंबर्स थे उसके जिस ग्रुप ने डिसाइड किया था कि वो लोग मिलकर कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप को बनाएंगे। तो यहाँ होते हैं 10 सवाल खत्म। आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही 10 मिनट्स के अंदर 10 क्वेश्चंस वाले काफी सारे पार्ट्स मैंने करवाए हैं, वो अटेंड करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।